सभी क्रांतिकारी महापुरुषों, जननायकों, जननायिकाओं को सादर नमन करते हुए आज इस हमारी राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक चिंतन बैठक में की अध्यक्षता कर रहे माननीय DR ओहल साहब, नवनिर्वाचित हमारे कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंजीनियर मुबारक फराज साहब, कामले साहब, वकील साहब, मंचासीन सभी हमारे साथी और पांडाल में उपस्थित भाइयों और बहनों, साथियों, मैं थोड़ा सा आपको मेरा इतिहास बताना चाहूँगा। मैं 1986 से जब कॉलेज में पढ़ता था तब से सामाजिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। यानी आज लगभग 40 साल से मैं सामाजिक मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। उस समय 28% आदिवासी मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद काम करती थी और उसी समय राष्ट्रीय लेवल की एक आदिवासियों की संगठन थी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड के इंजीनियर कार्तिक उरांव थे। उस मूवमेंट में जुड़ा कार्यकर्ता के रूप में मैंने 1990 तक काम किया। उसमें 1990 के बाद मैं जॉब में आ गया, फिर जिला लेवल की जिम्मेदारी, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारी उस संगठन में। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास परिषद इस तरीके से मजबूत हुई कि अगर आदिवासी विकास परिषद का कार्यकर्ता किसी ऑफिस में अगर चले जाए तो जैसे आज RSS और उसके तत्सम संगठनों का दबदबा है, इस तरीके से मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, जिसको डॉक्टर भंवर सिंह कौर थे, डॉक्टर थे वो, मरवाही, जो आजकल छत्तीसगढ़ में आता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया 2000 में। उस संगठन में हमने बहुत बड़े बड़े सभा सम्मेलन किए, 4-4, 5-5 राज्यों के सभा सम्मेलन किए और उस मंच से, उस ताकत की बदौलत हमने मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठाई। 5वीं 6ठी अनुसूची लागू करने के लिए, अमल करने के लिए मांग उठाई। साथियों, उस समय तमाम आदिवासी कांग्रेस के साथ में थे और वो नेता, तमाम नेता कांग्रेस के साथ में थे। कर्मचारी, अधिकारी उस मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद से जुड़े रहे, तमाम आदिवासी उनके साथ में जुड़े रहे और बहुत बड़ी ताकत का निर्माण हुआ था। और जिस तरीके से ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जातियों के लोगों ने 28% आदिवासियों की शक्ति को कैसे छिन्न भिन्न किया, कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए, कुछ सस्पेंड कर दिए, नेताओं को पार्टियों से निकाल दिया, ये बहुत बड़ा इतिहास है। फिर हमने 98 तक उसमें काम किया। फिर आदिवासियों के लोकल संगठन बनाए हमने, उसमें भी हमको सफलता नहीं मिली और हम कार्यक्रम करते थे, बस सभा सम्मेलन करना और बोल जाना। 2005 में मैं बामसेब के साथ में एक केडर बेस कार्यक्रम, फुल टाइमर, जो महाराष्ट्र का ही था, आप लोग कभी जानते हो, उसका नाम जानते हो, जिसने मुझे जोड़ा था, प्रमोद पाटिल। वो कहाँ का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके पाटिल जी, उनके भाई एक बैंक मैनेजर थे, उनके भाई थे, वो आजकल भोपाल में एडवोकेट है। उन्होंने मुझे जोड़ा। पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन में, आगरा के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे लेके गए और जब उस राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद यूँ मान के चलो कि मैं पागल हो गया।
वहाँ से तमाम प्रकार की सीडी कैसेट वगैरह लेकर के आए, साहित्य लेकर के आए। घर में टीवी में लोगों को बुलाना और मेरे घर में वो कैसेट सीडी दिखाना। घर वाले बोलते हैं कपलेट्स भी हमसे धुलवा रहे हो लोगों को बुला बुला करके। इस तरीके से काम स्टार्ट किया। साथियों, मैंने अभी तक संगठन के दिशा निर्देश, अनुशासन, नियंत्रण, हर दिशा निर्देशन का पालन करते हुए मैंने काम किया। 2005 से अभी तक मैं जिले से लगाकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। इस बीच में जिस तरीके से प्रेम कुमार गेडाम जी ने आपको ताराराम मेहना जी का उदाहरण दिया, 2009 में उनको बाहर किया। मैंने सवाल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उस समय में प्रदेश संयोजक था, सर वो क्यों निकले? अरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था। ताराराम मेहना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था। उसके बाद उनके साथ में BL लट्टा, रावजी भाई पटेल, BS रावटे, भास्कर वाकड़े आपके महाराष्ट्र के चंद्रपुर के थे, वो लोग बाहर हो गए। आदिवासियों के जो भी नेतृत्व निर्माण हुआ था प्रदेश स्तर पर, फिर सोमालाल कोटेड़ को निकाला, उनके साथ में शंकरलाल कटारा, फिर हमारे गुजरात के साथी लोग हैं यहाँ, हसमुख भाई पटेल जो एकमात्र गुजरात को संभाल करके चल रहे थे, उनको बिठाया। सोमालाल कोटेड़ के बारे में भी ये बोला, अरे वो क्यों निकाला? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो स्वयं निकल गए। तब तक मैं इतना संगठन के अंदर गहराई से जुड़ा हुआ नहीं था। 2014 से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और बामसेब का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2014 से। तमाम गतिविधियां तमाम स्तर पे हमने काम किया नेतृत्व के। 2.5 साल से प्रेम कुमार गेडाम को घर में बिठा दिया और प्रेम कुमार गेडाम संगठन के विरोध में कोई काम नहीं किया, ना विचारधारा के विरोध में काम किया, ना नेतृत्व के विरोध में काम किया, न ही उनके ऊपर आर्थिक गबन का या चारित्रिक कोई मामला नहीं। 2.5 साल से बिठा रखा। वो सब लेटर मेरे पास आते थे और आपने वो लेटर पढ़े या नहीं पढ़े? माया बगाटे को फोन करके बता, आपको मेल पे लेटर भेजा है, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैंने कहा पढ़ लिया है। ये पूरे इतिहास के बारे में मुझे जानकारी थी। तो साथियों, उस समय एकदम निराशा में चला गया मैं। आदिवासियों को निकालने का इतिहास को ध्यान में रख करके कि एक प्रेम कुमार गेडाम एक युवा को उसको तैयार करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है कि कम से कम आदिवासियों में जो आदिवासी शिक्षा से, ज्ञान से, कंप्यूटर ज्ञान से, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से मुख्य धारा से कटे हुए थे, आज भी आदिवासी क्षेत्रों में ना मोबाइल का नेटवर्क है ना इंटरनेट का नेटवर्क, यानी वो दुनिया से कटे हुए हैं आज भी। ऐसे में हम आदिवासियों में अच्छे नेतृत्व, केडरलेस कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है, वो बाहर हो रहा है। गेडाम जी ने कहा कि सर आपको अभी आदिवासियों को हम बड़े मुश्किल से 11-12 राज्यों में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ को प्रतिस्थापित करने में सफल हुए हैं, इनको संभाल करके रखना है। उचित अवसर आने पर कुछ भी निर्णय लेंगे, लेकिन अभी आपको बने रहना है। साथियों, इन्हीं वामन मेहसान साहब के कहने पर कि आपका बेटा डॉक्टर हो गया है, अब आपको आदिवासियों का नेतृत्व करने के लिए सामने आना चाहिए। साथियों, 5 साल की नौकरी बची थी, एक अधिकारी पोस्ट था। मैं +2 यानी हायर सेकेंडरी स्कूल 9 से 12 हमारे यहाँ होता है, उसका हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल 2003 में बन चुका था और बामसेट में 2005 में आया। एक अधिकारी पोस्ट पे रहते हुए
मैंने संगठन को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया और 2018 में मैंने 5 साल की नौकरी थी, प्रमोशन छोड़े, नौकरी छोड़ी, आर्थिक नुकसान उठाया, घर परिवार छोड़ करके आज मेरी उम्र 65 साल की है, 65 रनिंग है, यानी मैं 40 साल से समाज के काम में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सोचा मैंने ये जो त्याग किया है, रिटर्न कुछ नहीं हासिल हो रहा है। साथियों, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बारे में बताना चाहूँगा। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 14 जनवरी 1992 को, ये हमारे साथी लोग बैठे हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों ने मिलकर के बनाई थी 14 जनवरी 1992 को। उस समय आदिवासी एकता परिषद इसका नाम था। 2001 में आदिवासियों में विभाजन हुआ। विभाजन करने के पीछे जो हमारे लोग बामसेन के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग अलग हुए। वो चाहते थे कि आप हम सब मिलकर के बामसेन के साथ जाएं, वो कुछ लोग नहीं आए। तो फिर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो भी आदिवासी बुद्धिजीवी, क्योंकि हमारे समाज में केडर बेस कार्यकर्ता अगर निर्माण करना है, राष्ट्रीय लेवल का निर्माण करना है, तो हमको केडर बेस, क्योंकि आयोजन कर लेना और बड़े बड़ा आयोजन करके एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान, ये नारे लगाते लगाते मैंने कभी आदिवासी इकट्ठे होने वाले नहीं है जब तक केडर बेस लोग तैयार नहीं होंगे। इस कारण से हम लोग बामसेन के साथ में जुड़े और इन्होंने 2001 में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बनाई और बामसेन के साथ में मिलजुल करके काम करने के लिए प्लान किया, विलीन किया। ये बामसेन की ऑफशूट संगठन नहीं है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, आप लोगों को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये इंडिपेंडेंट संगठन है आदिवासियों का। हमने मिलजुल करके, जैसे गठबंधन नहीं होता है, एक दो पार्टियां चल रही है चुनाव के टाइम गठबंधन, इस तरीके से हम लोगों ने ये गठबंधन किया था। और साथियों, ये गठबंधन के बाद जो इतिहास आपको बताया, ताराराम मेहना, सोमालाल पोटेल, अर्जुन भाई पटेल, राव जी भाई पटेल, BS रावटे, भास्कर बाकड़े, ये तमाम प्रकार का, ये सब इतिहास देख करके साथियों, प्रेम कुमार गेडाम तक का, और उसके बाद 3 महीने से जो नौटंकी चल रही थी, जो एपिसोड चल रहा था, विलास खरात की बीबी का सभी CEC को लेटर जाता है कि विलास खरात तीसरी शादी कर रहा है। उसके बारे में मैंने सभी CEC राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की। फिर ओहल साहब का 21 पेज का लेटर आता है, उसके बाद में CEC में चर्चा होना चाहिए, सभी CEC से बात की और मैसेज व्यक्तिगत रूप से भेजे, ग्रुप में नहीं भेजे, ना मेरे फेसबुक पेज पे भेजे, किसी ने भी, और सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये सब समेटते हुए कि ये तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मैंने कम से कम 50 साल की करोड़ों लोगों के समय, बुद्धि, पैसा, हुनर जो लगा है, वो सब बर्बाद हो जाएगा यदि हम लोग इसको बैठ करके समाधान नहीं। लेकिन उन्होंने उसका बैठ करके समाधान करने की बजाय वही सोशल मीडिया में सब तहस नहस कर दिया। पूरे आदिवासियों के फोन मेरे पास आते हैं, सब ये क्या हो रहा है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बामसेन का, अन्य गैर आदिवासियों के भी फोन आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, कभी अपने उसके ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ या किसी संगठन का। एक साधारण कोई भी कार्यकर्ता मुझसे बात करता, मेरा मात्र एक मकसद है कि कार्यकर्ता निर्माण होना चाहिए। साथियों, ये कुछ नहीं हुआ। फिर
अभी 9 फरवरी 2025 को नागपुर में सीईसी की मीटिंग में मैं गया। मैंने चलो सीईसी की मीटिंग दिसंबर में बोध गया में हुई थी। सीईसी की मीटिंग होती है हर 3 महीने में, तो ये मीटिंग होना चाहिए था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, लेकिन इमरजेंसी में सीईसी की मीटिंग अभी 9 फरवरी को हुई। मैंने कि जरूर जो ये वर्तमान परिस्थितियां निर्माण हुई है उस पर चिंतन मनन होगा, क्योंकि बैठक का आयोजन काय के लिए होता है भैया। जो भी कमियां खामियां जो भी है संगठन को वार्ड विस्तार के लिए हम और क्या प्लानिंग है भविष्य का लिए, उसके बारे में मीटिंग होती है और सभी के सुझाव है, किसी के कोई प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए होती है। उस सीईसी की मीटिंग में ये जो एजेंडा, ना विलास खरात का एजेंडा, ना ओहल साहब के द्वारा दिया गया लेटर का कोई जिक्र नहीं। मैंने सीईसी की मीटिंग में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की 3 माह की समीक्षा देने के बाद मंच से बोला कि मैं लास्ट में अपनी समीक्षा देने के बाद कहा, यदि मुझे सीईसी और जनरल बॉडी के सदस्य लोग अनुमति देंगे तो मेरे कुछ सवाल है और कुछ सुझाव है, वो मैं रखना चाहूँगा। और बैठ गया मैं। फिर इंजीनियर आर.के. राम जो बिहार के हैं, वो इंजीनियरिंग विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी समीक्षा दी और उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया कि जो रेखवाल साहब ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो मैंने चलो एक आदमी तो। उसके बाद सीईसी की मीटिंग समाप्त हो गई, लंच हो गया। लंच के बाद में जनरल बॉडी की मीटिंग शुरू हो गई। ताज्जुब की बात है कि जनरल बॉडी की मीटिंग उन्हें घोषित की। सीईसी की मीटिंग के सभी को 21 जनवरी को लेटर चले गए मेल पर, ताकि वो नागपुर आने के लिए। लेकिन जनरल बॉडी का लेटर, जनरल बॉडी ऑल इंडिया से लोग आए, उनको किसी को लेटर नहीं दिया। ये मेरे पास लेटर है जिस पे 9 तारीख लिखी हुई है। जिस दिन तारीख है वो जनरल बॉडी की मीटिंग शुरू हो रही है, उस समय एजेंडा दे रहे हैं। ये लेटर है मेरे पास, किसी को जरूरत है तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब किया जा रहा था उस कार्यव्रत के ऊपर चर्चा पढ़ करके सुना दिया। गोरखनाथ बेताल साहब ने पूरा जनरल बॉडी का पढ़ के सुना दिया और सबसे अनुमोदन के लिए हाथ खड़े करो। मैं सब देख रहा हूँ, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कि अब मेरे जो सवाल है उस सवाल का तो पूछने वाले नहीं है। मैंने वो जनरल बॉडी का लेटर मेरे पास था, मैंने कहा मैं सर रुकिए, मुझे कुछ सवाल है और कुछ सुझाव है। इस जनरल बॉडी के लेटर में इसका बिंदु क्रमांक 2 वर्ष 2023 के जमा खर्च का लेखा जोखा विवरण को मान्यता देना। इस पे मैंने सवाल किया, मैंने साहब हमको सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि डीआर ओहल साहब को 6 लाख रुपए दिए, अन्य लोगों को किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, इस तरीके से सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है। तो मैंने कि ये जो एडवांस दिया जाता है जिस भी व्यक्ति को, ये समाज का पैसा है और ये समाज का पैसा किसके पास जा रहा है, क्या क्यों जा रहा है, ये कम से कम उसकी सूची बना करके उसका नाम क्यों दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, इसके मोबाइल नंबर की जनरल बॉडी में सूची प्रस्तुत करके उसका अनुमोदन लेना चाहिए। हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे समाज का पैसा किसके पास गया है, पता चलना चाहिए सीईसी को। ये रखा। फिर अगला बिंदु था इसमें, तीसरा बिंदु, बामसेब के महासचिव द्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक गतिविधियों की रिपोर्ट को मान्यता देना। संगठनात्मक गतिविधि, मैंने संगठनात्मक गतिविधि में
राम सुरेश वर्मा राष्ट्रीय किसान मोर्चा को कब निकाल दिया हमको पता नहीं है, क्यों निकाला हमको पता नहीं है। विलास खरात को क्यों निकाला पता नहीं है, क्या कारण थे पता नहीं है। और मेरे साथ में मेरे 11-12 राज्यों के आदिवासियों के फ़ोन आते हैं, अन्य राज्यों के फ़ोन आते हैं। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 3 साल से केंद्रीय पर्यवेक्षक हूँ, केंद्रीय सेंट्रल के द्वारा नहीं हूँ, मतलब स्टेट बॉडी से ऊपर का व्यक्ति। वो लोग मुझसे जुड़े हुए, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि साहब उसको क्यों निकाला। तो मैं क्या जवाब दूँ, मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो भी जिसको भी जिसके विरोध में भी कार्रवाई की जाती है, मैंने कि एक 15 साल से 20 साल से 25 साल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमको छोड़, इसके लिए मैंने कहा जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी होना चाहिए। किसी ने अनुशासनहीनता की, उसको साल भर 6 महीने के लिए चेतावनी दे करके कि तुम्हारी ये गलती पाई गई है, अब आपको 6 महीने या साल भर हमारी मॉनिटरिंग में रहना होगा, निगरानी में रहना होगा। अगर आपने कार्य में इसमें सुधार नहीं किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एकदम बाहर करना मैंने कि संगठन के हित में नहीं है, ना कार्य प्रणाली के हित में है और न ही उद्देश्य के समर्थन में है। ये बात रख करके मैंने कि ये मेरा सुझाव है, ये कमेटियां होना चाहिए। साथियों, 9 तारीख को मेरे उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, लेखा विभाग का जवाब लेखा कोषाध्यक्ष जो होता है, केंद्रीय कोषाध्यक्ष, उसको देना चाहिए। लेकिन उसको जवाब कौन दे रहे, गोरखनाथ बेताल, कि जो लेखपाल साहब ने सवाल उठाए हैं, DR ओहल साहब को जो 6 लाख रुपए दिए गए हैं, जो मेश्राम साहब को 25,000 रुपये महीने मानदेय दिया जाता है, उस मेश्राम साहब का पर्सनल अकाउंट में से, वामन मेश्राम साहब के पर्सनल अकाउंट में से DR ओहल को 6 लाख दिए और जितने भी लोगों को एडवांस दिए जाते हैं वो वामन मेश्राम साहब के पर्सनल अकाउंट में से दिए जाते हैं। अब DR ओहल साहब के 21 पेज का लेटर दिया, उसका जवाब उन्होंने जो दिया केंद्रीय कोषाध्यक्ष ने फर्जी साइन से, फर्जी साइन से इसलिए कह रहा हूं कि उस DR ओहल साहब का के 21 पेज का लेटर का पर्दाफाश, ऐसा उसका हेडिंग दिया गया और वो जो लेटर है उस पर साइन स्कैन किए हुए, ओरिजिनल साइन नहीं है, नहीं हो तो देख लेना अभी। और वामन मेश्राम साहब के फेसबुक पेज से वायरल हुआ वो। इसका मतलब वो लेटर कहीं अन्य व्यक्ति ने बनाया और साइन, आज मेरे भी साइन पूना में है, दिल्ली में है, वो स्कैन करके भेज देंगे। हमको पता ही नहीं चला कि हमारे साइन का क्या मिसयूज हो रहा है इस तरीके से। और यदि DR ओहल साहब को वामन मेश्राम साहब के पर्सनल अकाउंट से और अन्य लोगों को पर्सनल अकाउंट से दिया गया है, तो फिर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के पर्सनल अकाउंट को मेंटेन, संधारित करने के लिए रखा हुआ है या संगठन के कोषाध्यक्ष है वो। अगला सवाल ये होता है, मैं वहाँ सवाल कर सकता था लेकिन मैं चुप रहा। मैंने कि मेरा काम हो चुका है, मैंने शुरुआत की, हो सकता कोई CEC अन्य लोग के भी दिमाग में होगा, वो भी शुरुआत मैंने की है तो वो भी कुछ सवाल करेंगे, कोई नहीं बोला। फिर मैंने वो संगठनात्मक वाला की चर्चा करते हुए गोलमाल जवाब देकर, मैं इतने साल से हूँ, मैं पहले कमेटियाँ होती थी, ये होता था, वो उसके परिणाम अच्छे नहीं आए, इसलिए अब कोई कमेटी की ज़रूरत नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही पावर है किसको रखना है किसको नहीं रखना है। इस तरीके से जवाब देते हुए लास्ट में कहा, जिनको रहना है वो रहे, जिनको रहना है वो रहे। साथियों, 125 130 CEC और जनरल बॉडी के लोग उपस्थित थे। एक व्यक्ति ने भी
अपना मुंह नहीं खोला कि जो आप शब्द कह रहे हैं ये संगठन की कार्यप्रणाली के समर्थन में है या विरोध में है, उद्देश्य के विरोध में या समर्थन में है, संगठन के विरोध में या समर्थन में है, कोई कुछ नहीं बोला। मैं आया साथियों 10 तारीख भोपाल पहुंचा वापस। मैंने नौकरी छोड़ी, 20 साल लगाए इस संगठन में, सब बर्बाद। बात की मैंने प्रेम कुमार गेड़ा, मैंने 2.5 साल से बैठा हुआ है। हम आदिवासी तो वैसे ही शेर है और शेर तो पिंजरे में बंद है, कब तक बैठा रहेगा। बात करना होगी, हम लोगों को आगे आना होगा। तुम लोगों को देख करके मैं 5 साल पहले नौकरी छोड़ी, नहीं तो मेरी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के दिलाए हुए अधिकार का स्वयं लाभ ले लिया। आज मैंने कि 60,000 रुपये पेंशन मिलती है और बच्चों को भी एजुकेटेड कर लिया। मैं क्या ज़रूरत है इस उम्र में ये सब कुछ करने के लिए। ये मूवमेंट, ये मिशन को देख करके कि हम अकेले आदिवासी इस मूवमेंट में सफल नहीं हो सकते हैं, इस संविधान को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि ये आदिवासी 28% आदिवासी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए जो सभी संगठित थे। तो हम अकेले आदिवासी क्या कर पाएंगे। इसलिए सोच करके मैं बामसेप के साथ जुड़ा कि भैया थोड़े सभी सामाजिक समूह के लोग मिलजुल करके ये संविधान हम बचा सकते हैं। हमारी क्या भूमिका हो सकती है। वो साथियों, मैंने जो प्रेरणा ली हमारे महापुरुषों से, 5 साल पहले नौकरी छोड़ना, अपने आप को तैयार करना, परिवार को तैयार करवाना और घर छोड़ करके बाहर घूमना, ये साधारण मामला नहीं है। ये महापुरुषों ने कि बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहू अम्बेडकर, इनकी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं थी। उन्होंने अधिकार, वंचित लोगों को अधिकार दिलवाए हैं और अपना सब कुछ लगा दिया है। मैं अगर 5 साल पहले नौकरी छोड़ रहा हूँ, उसके बाद भी उनके संविधान की बदौलत मुझे पेंशन मिलेगी, तो इतना त्याग तो कर सकता हूँ। उस प्रेरणा के कारण साथियों मैंने ये सब कुछ डिसीजन लिया। जो आज सोशल मीडिया में जो हम 20 साल से बामसेप से जुड़े हुए लोग थे, उनको सोशल मीडिया में किस तरीके से हम लोगों को, आदिवासियों को अपमानित किया गया, ये पूरे आदिवासी कौम को ये मैसेज कि आज एक बात सिद्ध हुई, इंसानों का नेतृत्व तो इंसान ही कर सकते हैं। जंगल से आए हुए गधे, जंगल से आए हुए गधे जितना भी समय इंसानों में रहे, आखिरकार वह गधे ही रहते हैं। ये पूरी आदिवासी कौम के लिए, एक बार दोहरा सर। और उनको ये जानकारी नहीं है कि जहां भी आज आप लोगों को इस मंच से बता रहा हूं, बामसेप के बाद 89 ऑफशूट संगठन बता रहे हैं, एकमात्र राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है जो जमीन पे है और मजबूत है। उसका उदाहरण देख लीजिए तो विभिन्न राज्यों के आदिवासी आज यहाँ आए हुए हैं और जितने भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन रैली, वो आदिवासी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होते हैं। बाकी अन्य गैर आदिवासी जिलों में 5-10 लोग, और वो भी बुढ़े ठुड्ढे लोग, रिटायर्ड हो गए, चलो यार कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे ज्ञापन देने में सम्मिलित हो जाओ। ऐसे सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं 5-10 लोग इकट्ठे होकर के और ज्ञापन दे रहे हैं और ये जेल भरो आंदोलन का प्लान बना रहे हैं। और सीईसी में हुआ था कि 500 जिलों में 2000 मिनिमम जेल जाने के लिए तैयार करना है। ऐसी तैयारी कर रही है, सोशल मीडिया में चल रही है। 9 तारीख जेल भरो आंदोलन। तो आप देख सकते हैं, मुझे बताना कि कितने जिलों में 500 लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने 2000 का टारगेट बनाया, 500 लोगों का उन जिलों का बता देना मुझे कि हाँ, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एक्टिव राज्य है, कितने जिलों में 500 लोग इकट्ठे होकर के जेल जाने के लिए तैयार हो जाए।
एक दो जिले के कभी हो जाए तो मुझे बता देना। तो साथियों, ये सोशल मीडिया में हम लोगों का जिस तरीके से अपमान किया गया है, और हम अपमानित होने के लिए, पूरे आदिवासी कौम को अपमानित करवाने के लिए बामसेट के साथ नहीं जुड़े थे। इसलिए हम लोगों को साथियों अब हमारे पास विकल्प खड़ा करने के अलावा, ये जो आज विकल्प खड़ा हुआ है, इसके लिए हमने माननीय D.R. ओहल साहब, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव लंबे समय तक रहे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, और आज उनके पास में जो भी लोग हैं वो क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग अच्छे से जानते होंगे कि जो भी उन्होंने अपना गिरोह बना रखा है। बामसेट सामाजिक संगठन नहीं रहा, अब गिरोह हो गया है। सिर्फ किन लोगों का वो शब्द कहने के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये आज जो मूवमेंट, आज जो हमारी ये राष्ट्रीय स्तर का नया विकल्प खड़ा हुआ, ये विकल्प आने वाली हजारों पीढ़ियों का भविष्य को बचाने के लिए, मिशन को बचाने के लिए, आंदोलन को बचाने के लिए ये विकल्प है। ये साधारण मामला नहीं है साथियों। और जो लोग साहसी होते हैं वही रास्ता बदलते हैं। ये कहावत है कि कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है, साफ करके फिर उसको उपयोग कर लेते हैं। और अगर कार्बोरेटर ही खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? कार्बोरेटर ही खराब हो जाए तो साथियों, ये कार्बोरेटर खराब हो गया है। इसलिए हमारा नया विकल्प, नया इस मिशन को चलाने के लिए हम लोगों को साथ सहयोग करना होगा। हम आपके साथ में इस उम्र में भी उसी ऊर्जा के साथ में कि जिस तरीके से हमारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, उसी ऊर्जा के साथ में हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप हम सफल होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती है। ये कहा गया है, जिसको अपना लक्ष्य पता है, दुनिया उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे देती है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकती है। तो आप सफल होंगे। आज इस अवसर पर ये नया विकल्प हम लोगों को मिला है। इसमें साथ सहयोग करके, आपस में तालमेल बिठा करके, सलाह मशुरा करके इस उद्देश्य को पूरा करना है। महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करना, अधूरे कार्य को पूरा करना है। आप ऐसा करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय जोहार, जय नागवंशी।